Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter molecular basis of inheritance। तो molecular basis of inheritance में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो जेनेटिक कोड की हमने बात करी थी। आई थिंक जेनेटिक कोड में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक कोड एक यूनिवर्सल कोड होता है जो ट्रिपलेट कोड होता है। उसमें एमिनो एसिड्स मीन्स कि तीन कोड होके तीन नाइट्रोजनस बेसेस मिलके एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। हमने इसके बारे में जाना था और साथ ही साथ हमने सीखा था कि कैसे कैसे कितने अमीनो एसिड्स के लिए कितने जेनेटिक कोड काम करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक कोड होता है उसके लिए 4 का क्यूब करके हमने किया था ना, कि नेचर जब हम पढ़ रहे थे जेनेटिक कोड के नेचर के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि 20 काइंड के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। यही तो पढ़ा था ना। तो फिर बात ये आई कि अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस तो 4 ही हैं, AUCG। तो अब ये AUCG अगर एक एक एमिनो एसिड को 20 एमिनो एसिड हैं, अगर ये AUCG मिलके एक एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, एक एमिनो एसिड को इसने कर दिया, एक एमिनो एसिड को इसने कर दिया, एक को इसने कर दिया, तो होगा क्या, सिर्फ 4 ही कोड हो पाएंगे, 16 तो ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। तो ये कहा गया कि चलो अब ये तो होने वाला है नहीं। और ये AUCG क्या है बेटा, एडिनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानोसिन हो गया या ग्वानिन हो गया या थाइमिन अगर हम बोलें तो। लेकिन नॉर्मली जब डीएनए की बात होगी तो ATGC ही हम पढ़ेंगे। डीएनए के कोड की अगर आप बात करेंगे तो ATGC ही पढ़ेंगे। लेकिन जब ये डीएनए के कोड mRNA कैरी करके लेके आएगा तो उस समय हम फिर AUCG यहाँ पे को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि mRNA में थाइमिन ना होके यूरेसिल होता है, ठीक है, या RNA में थाइमिन ना होके यूरेसिल होता है। तो जब भी आप डीएनए की बात करोगे, डीएनए में प्रेजेंट कोड की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे ATGC जो कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और जब हमने टेबल बनाई थी तो हमने देखा था कि हमने यू लिया था, यूरेसिल लिया था। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे बात कर रहे थे, ये टेबल जब हमने बनाई थी तो हमने क्या लिया था, UCAG या AUCG जो भी आप कहना चाहें उस बेसिस पे लिया था। और हमने कहा था कि हम इसलिए कर रहे हैं, ये यहाँ पे कोई यूरेसिल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अब ये डीएनए से आ चुका है और mRNA के पास है, ठीक है। तो अब जो भी है, भले AUCG की बात करें या ATGC की बात करें, यहाँ पे जब भी डीएनए से आएगा तब तो थाइमिन है, mRNA से आएगा तब क्या हो जाएगा, यूरेसिल यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन भले आप ATGC बोल रहे हो या AUCG बोल रहे हो, अगर एक एक एमिनो एसिड को ये कोड करते हैं तो सिर्फ 4 को ही करेंगे, बाकी के 16 ऐसे ही रह जाएंगे। उनकी कोडिंग कैसे होगी? और अगर इनकी कोडिंग नहीं हुई तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो अब ये प्रोसेस जो थी, हालांकि प्रोटीन सिंथेसिस तो बॉडी में हो ही रहा था, बात थी समझने वाली कि कैसे समझा जाए, कैसे पता चलेगा, या हमें कैसे मेथडोलॉजी पता चलेगी कि हमारी बॉडी में होता क्या है, ये टर्म यहाँ पे निकल के आया, या कैसे हमें पता चलेगा। तो फिर और रिसर्च हुए आगे। तो अगर एक बेस कोड एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो ये तो हो नहीं पाया। फिर कहा गया कि क्या पता जो जेनेटिक कोड है उसका सीक्वेंस 2 बेस कोड होते होंगे, मतलब कि इफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 बेसिस कोडेड फॉर 1 एमिनो एसिड, अगर 2 मिलके, मतलब कि AT और GC, ये दोनों मिलके क्या पता अगर एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, या फिर जैसे UU एंड CU, ये दो मिलके किसी एक को कोड कर रहे हैं, तो 2 एमिनो एसिड तो ऐसे ही कोड हो गए। 4 नाइट्रोजनस बेसिस ने 2 एमिनो एसिड को कोड कर दिया है, ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर देखा गया अब इसको क्या करेंगे, 2-2 करके कर रहे हैं तो 4 हैं, तो 4 × 4 16। अब पता चला कि भाई अगर ऐसा भी अगर हमारी बॉडी में होता होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सिर्फ 16 एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, बाकी के 4 एमिनो एसिड्स का क्या होगा, 4 अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगे, उनके लिए कौन कोड करेगा, वो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, है ना। फिर एक और रिसर्च हुआ, उसमें ये कहा गया कि क्यों ना हम ऐसा करके देखें कि क्या पता 3 एमिनो एसिड्स कोड करते, 3 जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हो, जैसे कि UUU हमने कह दिया ये एक के लिए कर रहा है, AUG ये एक के लिए कर रहा है। तो जब ऐसा देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 × 4 × 4 अगर हम इसको बोलें तो क्या हो जा रहा है, 64 एमिनो एसिड के लिए कोड करने लायक ये नाइट्रोजनस बेसिस हो जा रहे हैं अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं। फिर रिसर्च में फिर देखा गया कि यस, ऐसा ही होता है, जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है, वो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं और 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलके एक कोडॉन बनाता है। मतलब कि एक कोडॉन
एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, कभी कभी 4 कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए भी कोड करते हैं, और कुछ इसी तरीके से हमारी बॉडी का सीक्वेंस कंप्लीट होता है, या हमारी बॉडी में जेनेटिक कोडिंग जो होती है कुछ इसी तरीके से होती है। डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेके जाता है, लेकिन ट्रिपलेट के फॉर्म में, और जो ये एमआरएनए से बनने वाले जो कोडॉन होते हैं, ये कोडॉन कभी कभी 4 कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होता है, जैसे कि हमने इसमें देखा था CUU, CUC, CUA एंड CUC, ये सभी के सभी ल्यूसिन को कोड कर रहे थे, 4 के 4 मिलके ल्यूसिन को कोड कर रहे थे। ठीक है, यही सारी चीजें तो हमने पढ़ी थी ना। और जेनेटिक कोड क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, ऐसी इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन जिस एक डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होती हैं ताकि एमआरएनए लेके जाए और प्रोटीन सिंथेसिस करे, तो वो जो स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है वो एक कोड के फॉर्म में होती है, जो कि जेनेटिक होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला होता है। तो इस बेसिस पे उसे क्या कह दिया जाता है, जेनेटिक कोड उसे कह दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात करी थी कि नेचर तो हो गया, ठीक है, ट्रिपलेट नेचर का ये होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हरगोविंद खुराना नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने और नीरेनबर्ग ने मिलकर बताया कि कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च था, ये ट्रिपलेट होता है तो ये भी बड़ा था, लेकिन इससे भी बड़ा रिसर्च जो निकल के आया वो रिसर्च ये निकल के, और ये इसके बारे में जॉर्ज गैमो ने बताया था। ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने सजेस्ट किया था, जो सीक्वेंस था ना, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 अमीनो एसिड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जॉर्ज गैमो, 1954 में बताया गया था। और फिर जो हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग थे, उन दोनों ने मिलकर बताया कि कौन सा कोडॉन किसके कौन से अमीनो एसिड के लिए या कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये बताया था। ठीक है, और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी, तो हमने कहा था कि ट्रिपलेट नेचर का होता है जेनेटिक कोड, हमेशा ट्रिपलेट ही रहेगा, कोई ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती है, और कोई पंचुएशन मार्क नहीं होता है, और डीजेनरेशन यूनिवर्सलिटी होती है, यूनिवर्सल होता है। और फिर आपकी बुक में एक चीज़ दी हुई थी, जैसे कि जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ म्यूटेशंस की, हालांकि हम म्यूटेशंस पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक कोड से रिलेटेड अब देखिए, जैसे जेनेटिक कोड में जब म्यूटेशन आ जाता है तो तब क्या होता है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है डीएनए का, मतलब कि डीएनए और उसके म्यूटेशन का, तो उसको समझने के लिए, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक नॉर्मल वर्ड हमारे पास है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट से इसको हम समझते हैं कि म्यूटेशन में होता क्या है। तो बोल रहे हैं, कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज हैविंग 3 लेटर लाइक जेनेटिक कोड। तो हमने कहा कि ये हम AUGGUUU नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, ये कोई जेनेटिक कोड है। ठीक है, राम हैज रीड कैप, ये एक जेनेटिक कोड है। लेकिन अब हुआ क्या, देखो, इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रीड, तो यहाँ पे क्या, रेड हैज एंड रेड के बीच में अगर हम एक बी वर्ड इंसर्ट करवा दे रहे हैं तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाए। ये होता है जेनेटिक में म्यूटेशन, मतलब कि जेनेटिक कोड में म्यूटेशन यानी कि एक सडन और इनहेरिटेबल चेंज हो गया। तो जब एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जब अचानक से कोई चेंज आ रहा होगा, तो देखो राम हैज तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रॉब्लम की वजह से बी एंटर हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज ब्री DCA यहाँ पे हो गया और P अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है, इसके बीच में कोई पंचुएशन मार्क नहीं होता है, कोई कॉमा नहीं होता है, वो 3-3 करके एमआरएनए जब पढ़ेगा तो इसे ऐसे ही पढ़ेगा बेटा, फिर 3-3-3 करके ही पढ़ेगा। और वो यहाँ पे कोई रेड का, अब देखो यहाँ पे हो गई ना प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कोई एक म्यूटेशन क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद अब बोल रहा है कि सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर्स, अगर हम 2 लेटर को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक लेटर को इंसर्ट किया था, अगर हम 2 लेटर को कर दें तो अब क्या हो जाएगा, राम हैज बिर EDCAP। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 को कर दें कि 3 लेटर्स को एक साथ अगर मैं इंसर्ट करवा दूं, तो यहाँ पे नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर टुगेदर से बिग, अगर बिग को हम एंटर करवा दें तो राम हैज बिग रेड कैप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन है ये, तो अलग अलग कंडीशन के लिए दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो सेम एक्सरसाइज है हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट, कुछ लेटर्स को हम डिलीट कर सकते हैं, आर को अगर डिलीट कर दें तो AM हैज AAP ऐसे हो सकता है। तो ये होते हैं म्यूटेशन, या तो कोई चीज़ खत्म हो जाएगी या कोई चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, जेनेटिक जो होता है जेनेटिक कोड में आने वाले म्यूटेशंस, इन्हें हम कहते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस चैप्टर में आई डोंट थिंक कि कुछ छूटा हुआ है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमने लैकोपेरॉन पढ़ा है, लैकोपेरॉन की हमने बात करी, कुछ ऑपरेटर
ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑपरेट करके रखते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन में ऐसा कुछ है नहीं कि पढ़ाया नहीं, तो इसमें क्या होता है कि जो रेगुलेशन होता है ये बहुत ही ब्रॉड टर्म, अगर हम बोलें तो बहुत ब्रॉड टर्म है, जो कि जीन एक्सप्रेशन के बेसिस पे बात करता है। ये रेगुलेट करता है बहुत अलग अलग लेवल को, भले आप प्रोकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें, तो जैसे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी रेगुलेट करता है, प्रोसेसिंग लेवल पे भी करता है, जैसे स्लाइसिंग वगैरह हमने पढ़ा था ना वहाँ पे को। और एमआरएनए का जो ट्रांसपोर्ट है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ले जाने के लिए, वहाँ पे काम करता है। ट्रांसलेशन लेवल पे जीन रेगुलेशन होता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। सेल में मतलब कि अगर जीन काम कर रही है तो तभी वो खुद को शो कर पाएगा, अदरवाइज शो नहीं कर पाएगा। तो इसी बेसिस पे हमने लैकोपेरॉन पढ़ा, जो कि हमारा लैक्टोजोपेरॉन था। हमने बहुत अच्छे से इसको जाना है। हमने जाना कि एक बार बाइंड होता है, अगली बार बाइंड नहीं होता है, तो सीधे सीधे ट्रांसक्रिप्शन कर जाता है। तो बहुत अच्छे से हमने ये सीखा है। तो उसके बाद आज जो फिर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ा। इसमें आज हमने जो पढ़ना है वो मेन हमने पढ़ना है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में हमने जानना है। तो उससे पहले एक छोटा सा टर्म जान लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हमने बात करी थी, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या कहा था बेटा, हमने कहा था कि जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि डीएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट रहता है, या किसी भी दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो वो इसी बेसिस पे होते हैं। हम अलग अलग होते हैं तो किस बेसिस पे होते हैं बेटा, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि 99.9% हमारा डीएनए सेम होता है। कुछ ही सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे को अलग अलग हम लोग होते हैं, और वो अगर सोचो कि पूरा का पूरा अलग होता तो हम कितने अलग होते एक दूसरे से, और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पीसीज में जो डीएनए होगा वो सेम होगा, तभी तो स्पीसीज सेम होगी ना, तभी तो हम बस दिखने के बेसिस पे, हमारे बॉडी के फीचर्स के बेसिस पे हम अलग होंगे। अदरवाइज तो फिर अगर वैसे ही डीएनए अलग होता तो फिर एक स्पीसीज तो बन ही नहीं पाती ना। तो किसी भी स्पीसीज में 98 से 99% डीएनए सेम ही रहता, ताकि वो स्पीसीज एटलीस्ट अपनी स्पीसीज की जैसे दिखे। जैसे ह्यूमन की तरह दिखते हैं, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की तरह दिखता है, तो वो इसलिए क्योंकि डीएनए सभी का सेम है। 99.9% डीएनए जो है वो सभी का सेम है, दैट्स वाई हम लोग सेम दिखते हैं ना, अदरवाइज हम लोग नहीं दिखते सेम। हमारे फीचर्स सबके अलग अलग होते हैं, किसी का एक हाथ, किसी के 3 आँखें, किसी की 4 आँखें, कुछ इस तरीके से फिर हम लोग होते हैं ना, या अलग ही कोई चल रहा होता, कोई जैसे जानवर चलते हैं वैसे चल रहा होता। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है वो कुछ ही सीक्वेंस में, डीएनए के कुछ सीक्वेंस में चेंजेस होने की वजह से, या कुछ नाइट्रोजनस बेसेस आगे पीछे होने की वजह से ही हमें वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट इसको कहा गया, और फास्ट टेक्निक की वजह से होने की वजह से, फास्ट टेक्निक और कंप्यूटराइजेशन मेथड का इसमें यूज किया गया था। उसके बावजूद 13 साल इसमें लगे थे। 1990 से 2003 तक का टाइम इसमें लगा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और डीएनए के सीक्वेंस को फाइंड करने, मतलब कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें डीएनए के पूरे सीक्वेंस को पढ़ा जाएगा। ये वो गोल लेके चले थे, ठीक है। तो इसके गोल्स और क्या क्या थे कि इन्होंने बिल्कुल फिक्स किया हुआ था कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी जीन्स हैं उनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। उतने भी सारे जीन्स अप्रॉक्स कितने जीन हैं हमारी बॉडी में, अप्रॉक्स माना जाता है कि 20,000 से 25,000 ह्यूमन डीएनए में जीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस को डिटरमाइन करना था। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं हमारी बॉडी में जो कंस्टिट्यूट करते हैं एक ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में हम करेंगे, ये इनका गोल था। और साथ ही साथ इम्प्रूव टूल, मतलब कि सबसे ज़्यादा फायदा इसमें ये हुआ ना कि जो गोल्स थे वो ये कि भाई अगर कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जीन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई डिजायर्ड कैरेक्टर हम डालें और वो चेंज हो सकता है, ये चीज़ें चेक करनी थी, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो कि आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अभी भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एनिमल्स में काव वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि भाई डिजायर्ड कैरेक्टर आप एंटर करवा दो, आपको छोटे साइज़ की गाय चाहिए, लेकिन चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा मिल्क यील्ड करने वाली, तो वो जीन इंसर्ट करवा दो, हाइब्रिडाइजेशन उनका करवा दो, ऐसा जीन इंसर्ट करवा दो उसकी बॉडी में कि हाइट तो ज़्यादा ना बढ़े उसकी, लेकिन जो मिल्क यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो बनाने वाला हार्मोन उसको बढ़ा दो। तो बहुत सारी टेक्निक्स का इसके थ्रू यूज़ किया गया, ठीक है। और फिर एक चीज़ ये भी थी कि जो ह्यूमन प्रोजेक्ट था उसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, ये मेन क्वेश्चन था कि इसे मेगा प्रोजेक्ट आखिर कहा क्यों गया।
एक तो ये कि बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगे थे, 9 बिलियन के आसपास यूएस डॉलर इसमें लगे थे। और ये जो सीक्वेंस था ना, इसको टाइप्ड फॉर्म में रखा गया था। मतलब कि अगर इस सीक्वेंस को अगर हम टाइप करते ना बुक में, अगर एक बुक अगर हम इसकी बनाते, तो इसमें क्या था कि कितना इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि इसमें कहा गया कि हर एक पेज में, एक बुक के हर एक पेज में कितने वर्ड्स होंगे हमने पढ़ा था, लेटर्स कितने होंगे, 1000 लेटर होंगे, ये कहा गया, ठीक है। और हर एक बुक में 1000 पेजेस ही होंगे, मतलब कि 1000 पेज की एक बुक होगी। अभी सिर्फ एक बुक में 1000 पेज होंगे, और उन 1000 पेजों में 1000 लेटर्स होंगे। और साथ ही साथ वो बुक कितनी होगी, 3300 बुक्स, यानी कि 3000। जब डीएनए के ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करी गई, तो अगर इनके सीक्वेंस को हम टाइप करते, एक बुक अगर हम बनाते इसकी, तो 3300 बुक्स बनती, यानी कि 3300 बुक्स में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती। और उन 3300 बुक्स में हर एक बुक में 1000 पेजेस, और हर एक पेज में, उन 1000 पेजेस के हर एक पेज में 1000 लेटर। तो सोचो कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ ये प्रोजेक्ट था, हम सोच सकते हैं। इसी वजह से इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। और जो डेटा बहुत ही ज्यादा, बहुत लार्ज अमाउंट में जो डेटा था उसको जनरेट इसमें किया गया, डेटा स्टोरेज का यूज किया गया, और रिट्राइवल एंड एनालिसिस इसमें किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत क्लोज एसोसिएशन था न्यू रैपिडली डेवलपिंग एरिया इसने बनाया, जैसे कि हम अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पे साइंटिफिक डिसिप्लिन की बात की जाती है, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस किए जाते हैं, यानी कि यूज़ किया जाता है, साइंस और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है। फिर बेनिफिट, इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फ़ायदा था वो ये था कि नॉलेज मिली हमें डीएनए वेरिएशन के बारे में। डीएनए में वेरिएशंस होते हैं, डीएनए में कब कब वेरिएशंस हो सकते हैं, या क्या क्या टाइप के वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस कब खुद को शो करते हैं, कब खुद को शो नहीं करते हैं, इसके बारे में। और इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत तो पता था, और ज़्यादा डिस्कवरी इसके बारे में हुई, और ज़्यादा हमने इसके बारे में जाना। इसने हेल्प करी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि डीएनए के सीक्वेंस को जानने में हेल्प करी, मतलब कि लर्निंग अबाउट डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जो नॉन ह्यूमन है जैसे एनिमल्स हैं, तो उनके बारे में हेल्प मिली, जो कि आगे जाके एक नेचुरल कैपेबिलिटीज़ के बारे में हमें जिसने जो बताता या बताया जिसने, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में हम जान सकते हैं, यीस्ट के बारे में जान सकते हैं, प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक चीज़ उभर के आई डीएनए के लिए हमारे जेनेटिक्स में या हमारे बायोलॉजी में, जिसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। तो फिर उसके बाद एप्लीकेशंस इसके, और जो चैलेंजेस, फ्यूचर चैलेंजेस थे कि इसकी नॉलेज जो थी वो हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी या हो रही है रिसर्च में, रिसर्च फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे, जो स्कॉलर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और पूरा ह्यूमन जीनोम्स जो था प्रोजेक्ट जो था या सीक्वेंस जो था, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमने इसकी बात करी, सिस्टमैटिक अप्रोच इसमें थे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये तो हमारे लास्ट लेक्चर की बात थी, हमने जो जो पढ़ा था, जितना हमने पढ़ा था सिर्फ लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, जिसकी जेनेटिक कोड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उभर के आया था और जिसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। अच्छा, एक चीज़ और इसमें थी कि हमें पता चला था कि क्रोमोसोम 1 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं 2968, हमें पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। और क्रोमोसोम वाई जो होता है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं 231, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में एक अभी तक की नोन सबसे बड़ी जीन है जिसे डिस्ट्रोफिन कहा जाता है, जिसके पास की 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। बेसिस मतलब कि वही एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो इसके पास 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट हैं। और नॉर्मली एक एवरेज जीन की अगर हम बात करें तो 3000 बेसिस उसके पास प्रेजेंट रहते हैं। और जो डिस्ट्रोफिन है, सबसे बड़ी जीन जो है, उसमें 2.4 बेसिस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और 1.4 मिलियंस लोकेशन है ह्यूमन जीनोम में जहाँ पे कोई सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसे SNPS कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो इसकी बात थी। अब आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हमारे, जैसे सबसे ज़्यादा तो यूज़ किया जाता है ये क्राइम वगैरह में, क्राइम सीन्स वगैरह जहाँ पे होते हैं ना, या कहाँ, जैसे कि
रिलेशनशिप वाले में, जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन किसका बच्चा है, या ये रिलेटिव वाला जो होता है, तो वहाँ पे को जैसे कि अभी 1-2 साल पहले हमने नारायण दत्त तिवारी और उनके बेटे शेखर, आई थिंक उनका नाम था, तो उनसे पता चला कि हाँ बायोलॉजिकल फादर वही हैं। कैसे पता चला बेटा? वो इसी से पता चला, उनका डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं ना, डीएनए टेस्ट कराओ तो ठीक है पता चल जाएगा। अगर आपका डीएनए मैच कर रहा है, सीक्वेंसेस अगर मैच कर रहे हैं, कुछ सीक्वेंसेस हो रहे हैं, अगर वो सीक्वेंसेस मैच कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यस वही उसके फादर या मदर जो भी हैं। तो एनडी तिवारी और उनके बेटे शेखर तिवारी में काफ़ी लंबा ये चला था, जहाँ पे शेखर तिवारी का कहना था कि वो ही, शेखर ही आई थिंक उनका नेम था, वही उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं थे। तो फिर उसके बाद जब डीएनए टेस्टिंग करवाई गई तो डीएनए टेस्टिंग से ये कंफर्म हो गया कि यस वही उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। तो और क्राइम सीन्स में अगर आपने ज़रूर देखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जैसे कुछ इस तरीके के वो नहीं आते, टीवी में आपने देखा होगा कुछ क्राइम सीन्स वगैरह जो आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो गई तो पुलिस क्या कर देती है, ऐसे कुछ गोल घेरा, वो डेड बॉडी को उठाया, और डेड बॉडी जब है तो उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देती है, या उसके बॉडी के हिसाब से इंडिकेशन, ताकि उनको मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, फिर इस जगह पे मिले हुए जितनी भी चीज़ें होंगी, किसी का बाल है, थोड़ा सा ब्लड है, सलाइवा है, कुछ भी, वो जो भी उनको मिलता है वो लेके जाते हैं और फॉरेंसिक लैब में ले जाते हैं। वहाँ पे अब मैच किया जाता है। पहले तो जो, अब ये क्या हो गया, इट में भी पॉसिबल कि वो क्रिमिनल का हो, है ना, तो ये मान लिया जाता है कि ये क्रिमिनल का है, ठीक है। एक क्रिमिनल अगर एक का मिल रहा है तो ये मान लिया जाता है कि ये क्रिमिनल का है, और या हो सकता है उसी डेड बॉडी वाले का हो। तो पहले तो इसकी डेड बॉडी जिसकी थी उसकी बॉडी से निकाला जाता है डीएनए, फिर इसका निकाला जाता है, मैच किया, अगर वो मैच हो रहा है तो ठीक है ये इसी का था, फिर दोबारा से जांच होती है। लेकिन अगर 3-4, जैसे अभी हम ये पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी है, 3-4 लोगों पे शक है और फिर उनका डीएनए मैच किया जाता है क्राइम सीन पे जिसको मिला हुआ है। जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे आजकल चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाला, तो इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें जितने लोगों पे शक होता है उन सबका डीएनए लिया गया, और फिर क्राइम सीन पे जिसका मिला है तो वहाँ पे मिला, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ आप ही थे जिसने कि खून किया है, या बाकी भी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डीएनए मैच हो गया तो फिर एक कंफर्मेशन मिल जाता है, और साथ ही साथ बाकी की इन्वेस्टिगेशंस भी चलते ही रहती हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं। तो ये बहुत ही इट इज़ अ वेरी क्विक वे टू एनालाइज द डिफरेंसेस इन द डीएनए सीक्वेंस। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत अच्छी मेथड है, हालांकि क्राइम सीन्स में नहीं, बाकी जगह भी यूज होता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत अच्छी मेथड है जिसमें दो इंडिविजुअल के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इजीली पता चल जाता है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी पता चल जाता है, तो उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, फिर इसमें किया जाता है कुछ डीएनए के कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस, इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस इन रिपीटेटिव सीक्वेंस। डिफरेंस कितना है, कितने डिफरेंस हैं, कितने अलग अलग तरीके हैं, उससे रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं, जो लगातार रिपीट होते हैं डीएनए के सेगमेंट में, उनके डिफरेंस के बेसिस पे बात की जाती है। तो रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है, रिपीटेटिव डीएनए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए में, जिसमें कि छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, जहाँ पे वो जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि मान लो AUG ऐसे बहुत बार एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, तो उसे रिपीटेटिव डीएनए नाम से पता चला ना, रिपीट होता होगा। तो अब देखो होता क्या है ना, थ्रू डेंसिटी, अब देखो सेंट्रिफिकेशन हम सबको पता है, सेंट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जैसे इसको जैसे क्या करते हैं, ऐसे घुमा घुमा के मतलब कि एक मशीन होती है उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम मिक्सी घुमाते हैं ना वैसे किया जाता है। जैसे हमने किस में पढ़ा था, इसी चैप्टर में हमने, जब हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात कर रहे थे, तो बैक्टीरियोफेज और उसमें सेंट्रिफिकेशन किया था ना, तो वैसे ही तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन होता है, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन के थ्रू जो रेपिटेटिव डीएनए के सेगमेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, जीनोमिक डीएनए से, जीनोमिक डीएनए के बल्क से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। किसको, जो सीक्वेंस है, रिपीटेटिव जो सीक्वेंस है उनको क्या कर दिया जाता है बेटा, अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बल्क डीएनए है वो तो एक मेजर पीक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन के टाइम पे एक मेजर पीक का फॉर्मेशन करता है बल्क डीएनए, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो बाकी के जो अदर होते हैं, मतलब कि जिनको सेपरेट किया, वो एक छोटा सा पीक का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हीं छोटे से पीक को क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए।
आपने सैटेलाइट डीएनए का नेम सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है बेटा, कि जब भी हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब भी हम उनको अलग करते हैं, डीएनए के रेपिटेटिव सेगमेंट को अलग करते हैं, डीएनए के रेपिटेटिव सेगमेंट्स को या पार्ट्स को अलग करने के लिए हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे होता क्या है कि जो बल्क में डीएनए प्रेजेंट रहता है वो तो एक मेजर पीक का फॉर्मेशन करता है, बाकी जो सेपरेट वाले जो पार्ट हैं वो एक माइनर पीक का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी माइनर पीक को क्या कह दिया जाता है, सैटेलाइट डीएनए कह दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं सैटेलाइट डीएनए, ये जो सीक्वेंसेस होते हैं किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, नॉर्मली किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट दे कंस्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट फॉर्म करते हैं ह्यूमन जीनोम में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम होता ही है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं नॉर्मली, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसको बहुत ज्यादा कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सैटेलाइट डीएनए एक ही पार्ट में है, एक ही पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसको बहुत सारे पार्ट में इसको कैटेगराइज करके रखा गया है। जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है, मिनी सैटेलाइट कहा जाता है लेंथ के हिसाब से। ठीक है, लेंथ के हिसाब से माइक्रो, मिनी। अगर आप कहेंगे कि बहुत ही छोटा है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं तो माइक्रो सैटेलाइट, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा है वैसे देख सकते हैं तो मिनी सैटेलाइट उसे कह दिया। बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, जैसे, और साथ ही साथ नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट, किसके पास कितने ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट है या कितने कम रेपिटेटिव यूनिट है उस बेसिस पे, और साथ ही साथ लेंथ कितनी है उस बेसिस पे इसको मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे को और एक चीज और यूज की जाती है, बेस कंपोजिशन। बेस का कंपोजिशन कैसा है, ए और टी रिच है या जी और सी, मतलब कि एडेनिन और थाइमिन ज्यादा है या ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा है या कम है, कौन ज्यादा कम है, इस बेसिस पे भी इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक बहुत टेक्निक की हम बात करेंगे, अभी सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम समझ रहे हैं। क्विक वे होता है एनालाइज करने का डिफरेंसेस, डीएनए के सेगमेंट में डिफरेंसेस को फाइंड करने का एक बहुत अच्छा और आसान और इजी तरीका ये है। हालांकि बहुत इजी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लैबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि बहुत टाइम लगता इसमें नहीं है, बहुत कम टाइम में जल्दी से हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो फिर इसी में एक टर्म आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन की ही बात जब हम करते हैं, तो पहले देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है वेरिएशन इन इंडिविजुअल एट जेनेटिक लेवल, सीधे सीधे इट इज द वेरिएशन in individual या individuals at जेनेटिक लेवल। ओके, जेनेटिक लेवल में जो वेरिएशंस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे उसके बेसिस पे बोलते हैं। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म होता कैसे है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म इट अराइज आप लिख सकते हैं, इट अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस तो आपको पता है म्यूटेशंस क्या होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स की वजह से, जीन की वजह से, किसकी वजह से होने वाले जो चेंजेस होते हैं, सडन और इनहेरिटेबल चेंजेस जो होते हैं उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशंस हो गया, और ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन में। हमें पता है कि जो वेरिएशन है वो इवोल्यूशन को लीड करता है, स्पेसिएशन को यानी कि एक नई स्पीसीज को बनाने में हेल्प करता है ना, वेरिएशन, इवोल्यूशन और स्पेसिएशन में। तो अगर हम बात करते हैं ना, अगर एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है या पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें, मतलब कि होता ही क्या है ये, क्यों हमने ये तो पढ़ा कि वेरिएशन है, जेनेटिक लेवल पे है और ये म्यूटेशन की वजह से होता है, लेकिन होता क्या है, अगर एक
सिंपल से डिफाइन अगर पूछे तो क्या होगा? इन अ पॉपुलेशन इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज रेफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा मुझे बताओ पॉली का मीन्स क्या होता है? ज्यादा ना। तो एक ऐसा पॉपुलेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा पॉपुलेशन जिसमें कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले जो म्यूटेशन है वो अगर ज्यादा अमाउंट में हमें दिख रहे हैं, वो ज्यादा दिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है बस। और लेकिन यहाँ पे को अलग अलग टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म नॉर्मली क्या होता है? एक पॉपुलेशन में जब आप देख रहे हैं कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो आपने उसे क्या बोल दिया? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि इन अ पॉपुलेशन इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व at high frequency it is referred to as DNA polymorphism। तो इसको मैं लिख ही देती हूँ। In a population if an inheritable mutation is observed at high frequency it is referred to as polymorphism या DNA polymorphism। ओके तो अब ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या अलग अलग टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म हमको दिखने को मिलते हैं फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू लार्ज स्केल। हमने देखा है कि एक क्रोमोसोम में भी चेंज आते हैं, दो क्रोमोसोम मिलके भी चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलोकेशन वगैरह जो हो रहा है दो क्रोमोसोम में हो रहा है ना। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड एडिनिन में से ही लेके बहुत सारे लार्ज स्केल में चेंज तक का ये हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल फॉर्म करता है, मतलब कि इन एन इंडिविजुअल डीएनए फॉर्म एवरी टिश्यू। हमें पता है कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो डीएनए हर एक टिश्यू में प्रेजेंट है, जैसे ब्लड टिश्यू में प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है, बोन में प्रेजेंट है, सलाइवा में प्रेजेंट है। मतलब कि डीएनए हमारे हर एक पार्ट में प्रेजेंट है। इसीलिए तो डीएनए टेस्ट जो होता है ना, बाल से भी हो जाता है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो वहां से भाग गया और अनफॉर्चुनेटली उसका बाल अगर वहां पे गिर गया ना, बाल भी अगर उसका गिर गया तो उससे भी डीएनए टेस्टिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा। अगर उसके नाखून तक, मतलब कि उसका नाखून टूट गया और नीचे पड़ गया तो उससे भी पता चल जाएगा। उसका थोड़ा सा ब्लड, उसको भी कहीं पे कट लगा, थोड़ा सा ब्लड पड़ गया तो उससे भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डीएनए होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कंसिस्ट करता है कि ये सभी जगह हमारा प्रेजेंट रहता है। ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट रहता है ये। लेकिन ये जो ब्लड होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर फॉलिकल है, स्किन है, बोन, सलाइवा, ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, ठीक है। सेम टाइप का ही पॉलीमॉर्फिज्म इनमें होता है। दस दे बिकम वेरी एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। तो इसी वजह से ये जो सारी चीजें होती हैं, कौन कौन सी? ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। और जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ये इनहेरिटेड होती है पेरेंट से चिल्ड्रन में, ठीक है। पेरेंट से जाएगा चिल्ड्रन में, यानी कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रेवल करता है। सो इट इज़ यूजफुल फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग में भी ये यूजफुल होता है, मतलब कि पता लगा सकते हैं कि किसका बच्चा कौन है, किसके फादर कौन है, किसकी मदर कौन है, ये भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाती है, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो पढ़ते हैं टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। टेक्निक्स की हम बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को किसने बताया था या कैसे इस टेक्निक का यूज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो एलेक्स जेफरी, ये फिलिप्स में आता है बेटा ये क्वेश्चन।
तो इसको तो याद कर ही लेना, 12th में ही नहीं बाकी जगह भी आता है। एलेक्स जेफरीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, जिसे डीएनए टाइपिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बेटा होता क्या है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम पढ़ते हैं ना, हमें इजीली पता चल जाता है, मतलब कि ये वर्ड सभी ने सुना होता है, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से ये होता है वो होता है, ये सभी ने सुना होता है क्योंकि हम टीवी में लगातार सुन रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में लगातार सुन रहे होते हैं। तो जब क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इनडायरेक्टली जब क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहां पे यूज किया जाता है व्हाट इज डीएनए टाइपिंग और व्हाट इज डीएनए प्रोफाइलिंग। एंड यहाँ पे डैश दे देंगे आपको, डैश डेवलप डीएनए प्रोफाइलिंग डैश डेवलप डीएनए टाइपिंग, या डीएनए टाइपिंग का किसने फाइंड किया था। तो बेटा ये सब एक ही चीज़ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप बोलो, डीएनए टाइपिंग आप बोलो, डीएनए प्रोफाइलिंग आप बोलो, तो बात एक ही है। उन तीनों को ही, मतलब कि तीनों ही एक दूसरे के अलग अलग नेम है, और एलेक्स जेफरी ने ही इसे फाइंड किया था, एलेक्स जेफरी ने ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए एलेक्स जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था, मतलब कि टू फाइंड आउट मार्कर्स फॉर द इनहेरिटेड डिजीज। तो उनका जो मेन वो था ना कि मतलब कि मेन एस्पेक्ट था या मेन गोल था वो ये था कि जो भी डिजीज इनहेरिटेड होती है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिजीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही हैं, उनके बारे में पता लगाना उनका मेन टास्क था। उन्होंने कहा कि मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से इसके बारे में पता लगाऊंगा कि कैसे ये जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए का यूज किया। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, वो डीएनए जब सेंट्रिफिकेशन के टाइम पे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन के टाइम पे जो एक माइनर पीक बनाते हैं, एक छोटा पीक बनाते हैं, उसे हमने सैटेलाइट डीएनए कहा। और छोटा छोटा पार्ट होता है, तो बहुत बड़ा पार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे पार्ट से ही हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए का यूज किया। ठीक है, और जो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा था, जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है, और पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा होगा तो ज्यादा चीजों के बारे में पता चलेगा ना। तो इन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए, या जो कि बहुत माइनर पीक का फॉर्मेशन करता है सेंट्रिफिकेशन में, उसका यूज किया, जिसमें कि ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म था। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा था, और इसको इन्होंने कह दिया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा डीएनए सैटेलाइट जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको उन्होंने क्या कह दिया था, किसने, एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी ने उसको क्या बोला, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और शॉर्ट में इसे कह दिया जाता है VNTRS। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और मे बी कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा रहे हैं आपके, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं या फिलअप्स में दे सकते हैं, मतलब 1 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन रहता ही है, व्हाट इज VNTR। तो VNTR इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, मतलब कि लगातार रिपीट हो रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है ना, एक ही सीक्वेंस में बहुत सारी चीजों का लगातार रिपीट होना, उसे ही वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। तो जो ये टेक्निक थी, मतलब कि जो टेक्निक, अब कैसी टेक्निक, कौन सा ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया जिससे पता चला, जिससे बहुत ज्यादा यूज इसका किया जाता है, तो उसका यूज किया गया था एक बेटा, इस टेक्निक में इन्वॉल्व होती है एक हाइब्रिडाइजेशन की एक मेथड, जिसे कि साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, जो कि आपके कोर्स में है नहीं, बस इतना ही एक समझ लीजिए कि एक मेथड होती है। ये जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं ना, नॉर्दर्न एंड साउदर्न ब्लॉट टेक्निक, तब आप पढ़ते हो, तो उसमें ये यूज किया जाता है, जिसमें कि रेडियो लेवल्ड VNTR का यूज किया जाता है एक प्रॉप के फॉर्म में। और आप लोगों को पता है कि रेडियो लेवल कैसे किया जाता है, हमने पढ़ा है ना बैक्टीरियोफेज वाले में, या डीएनए जब जेनेटिक मटेरियल है, जब हम उसकी बात कर रहे थे, तो हमने जाना था, हमने पढ़ा था कि किसी को रेडियो लेवल कैसे किया, रेडियो लेवल फॉस्फोरस और रेडियो लेवल सल्फर की हमने बात करी थी ना, कि कैसे हम रेडियो लेवल उसको कर दे रहे हैं ताकि हमें पता चले। तो वैसे ही VNTR को भी, यानी कि वो जो सैटेलाइट डीएनए था, उसे भी रेडियो लेवल कर दिया गया। ठीक है, अब इस टेक्निक में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं। तो चलिए, यस, स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप तो होता है कि डीएनए को आइसोलेट करो भाई, डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, डीएनए को अलग करना। आइसोलेशन, वैसे भी आजकल तो आइसोलेशन का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोरोना की वजह से आइसोलेशन मीन क्या होता है, आइसोलेट किया गया बोलते हैं ना, अलग रखा गया है, तो डीएनए का आइसोलेशन कर दीजिए।
ठीक है। डीएनए आइसोलेशन मीन्स कि डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके डीएनए को उसके सेल से क्या कर दिया, जैसे कि जिसको अगर कोरोना हो गया तो उसको उसके घर से लेके जाते हैं और आइसोलेशन सेंटर में लेके जाते हैं ना, बस ऐसा ही समझ लीजिए। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल, ठीक है, सेल से इसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है एम्प्लीफिकेशन का। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी कॉपी को डीएनए, मतलब कि मैनी कॉपीज ऑफ द एक्सट्रैक्टेड डीएनए, इस डीएनए को जो सेपरेट किया है ना, बाहर निकाला है, इसकी बहुत सारी कॉपीज को यूज किया जाता है और एक पॉलीमरेज कैन बी मेड बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो द मैनी कॉपीज ऑफ द डीएनए, मैनी कॉपीज ऑफ द एक्सट्रैक्टेड डीएनए कैन बी मेड बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है जिसमें कि बहुत लंबी चेन होती है, तो उसकी हेल्प से इसको क्या किया जाता है, डीएनए को बनाया जाता है। फिर आता है कि ठीक है भाई, अब क्या यूज करते हैं, अब इसको डाइजेस्ट करने वाला भी तो कुछ चाहिए ना, सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे तो फिर तो ये बहुत नंबर में बढ़ जाएगा, तो उसके बाद डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन मीन्स कि कट करने वाला, हमने पढ़ा था डीएनए और डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस हमने पढ़ा था, एंडो मीन्स अंदर साइड जाके कट कर देता है। किसमें पढ़ा था, याद होगा आपको, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, जहाँ पे बबल का फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन में अंदर जाके कट करता है, फिर एक बबल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट होता है, पढ़ा था। तो ऐसे ही जो डीएनए एंडोन्यूक्लियस होता है वो आता है और इसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब डाइजेस्ट हो गया यानी कि कट कर दिया, ठीक है, एक पोर्शन को कट कर दिया। कट करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑफकोर्स सेपरेशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद सेपरेशन किया जाता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे डाइजेशन बाय एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। सेपरेशन किया जाता है डीएनए का, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पढ़ा होगा ना आपने, सेपरेशन करने की एक मेथड होती है, ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। फिर साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना, जो डीएनए के सेगमेंट है, मतलब कि ये एक तरीका है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या किया जाता है ना, ये हम कौन से स्टेप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आप ये मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है और उसकी कोई केस की हम स्टडी कर रहे हैं कि किसने मारा है। एक हमें डीएनए मिला है क्रिमिनल, मतलब कि जहाँ पे जो मरा था, डेड बॉडी के पास हमें एक डीएनए, एक कोई फॉलिकल मिला, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके डीएनए को ऐसे बता रहे हैं या उसके डीएनए की ऐसे टेस्टिंग हम कर रहे हैं, ये वो मेथड है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या किया जाता है, अब जो डीएनए के जो ये फ्रैगमेंट्स हैं इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू synthetic membrane like nylon और nitrocellulose इसमें डालें। मतलब कि हमने कहा कि डीएनए को, हमें एक क्राइम सीन पे हमें एक बाल मिला है, ठीक है, हमें शक है कि क्या पता यही वो है यही वो होगा जिसने मार रखा है। पहले इसका डीएनए हमने क्या किया, आइसोलेट किया। सबसे पहले इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया सेल से, उसके बाद इसका एम्प्लीफिकेशन किया। एम्प्लीफिकेशन में क्या करते हैं, बहुत सारी कॉपीज जो होती हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से हम ये बनाते हैं। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, जो कि बहुत सारी बन गई है कॉपी, तो उसको कट करे और फिर उसके बाद सेपरेशन कर दिया जाता है डीएनए का फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। उसके बाद साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें कि ये सेपरेट किए हुए डीएनए के फ्रैगमेंट को हम सिंथेटिक मेम्ब्रेन में किसी में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन।
अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, हमने कहा था ना कि VNTR को हम रेडियो लेवल करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ रेडियो लेवल VNTR प्रोब, तो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जो DNA मतलब कि ये VNTR प्रोब्स क्या होते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA विच हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ जीन इन अ लॉन्ग DNA सेगमेंट। तो VNTR ऐसे सेगमेंट्स होते हैं या ऐसा DNA होता है जिसमें कि एक बड़े DNA के सेगमेंट में कितने जीन प्रेजेंट है उसके बारे में वो हमें बताता है, या किसी जीन की प्रेजेंस के बारे में बताता है, जीन को पहचानने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं रेडियो लेवल VNTR प्रोब की हेल्प से, जिसमें कि ये अटैच हो जाता है एक सिंगल स्टैंडर्ड VNTR से। मतलब कि ये मान के चलो कि आपने देखो ये वो जैसे ना आपको मैं समझाती हूँ, ये वो DNA है जो हमें क्राइम सीन से, क्राइम वाली जगह से मिला हुआ है और एक आदमी पे हमें शक है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जिस पे हमें शक है, मान लो कि उसका नाम क्या है, उसका नाम राम है। ठीक है, हमें राम पे शक है और हमें एक DNA मिला है जो कि क्राइम सीन पे मिला है। अब हम राम के DNA को तो हमने निकाला, राम के DNA और जो क्राइम सीन पे मिला हुआ जो DNA है उसको हम मैच करवा रहे हैं। ठीक है, उसको मैच करवाने की, क्या वो मैच हो रहा है, क्या वो मैच नहीं हो रहा है, यही तो चेक किया जाता है ना, तो वही हम कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों की सारी प्रोसेसेस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जो सेगमेंटेड फ्रेगमेंट हैं उनको क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन में। और हाइब्रिडाइजेशन में रेडियो लेवल VNTR हमने लिया, रेडियो लेवल से तो पता चल जाता है ना कि वो है या नहीं है, तो रेडियो लेवल VNTR दिया जो कि अटैच्ड हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड VNTR से। इसके अगर ये राम ही क्रिमिनल होगा तो इसके VNTR से अटैच्ड हो जाएगा या एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपोजर किया जाता है, एक्सरे फिल्म का डाला जाता है ताकि हाइब्रिडाइज जो DNA है उसका डिटेक्शन हम कर सके। अभी ये यहाँ तो चिपक गया लेकिन पता नहीं चला ना, तो अब इसकी हेल्प से क्या कर दिया जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सके कि हाइब्रिडाइज DNA का जो फ्रेगमेंट है वो है या नहीं है। तो ये बहुत सारे डार्क बैंड को शो करता है, अलग अलग साइज के, कुछ इस तरीके से बैंडिंग को ये शो करता है। तो एक जो छोटा सा DNA का जो सीक्वेंस होता है ना उसको ही हम टैंडमली अरेंज कर सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कॉपी में, और जहां से हमें सीधे सीधे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर दूसरे को ढूंढा जाएगा जिसका DNA इससे मैच करेगा, इट मीन्स कि वही क्या होगा, उसका वही क्रिमिनल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे को अभी और इसके बारे में हमने जानना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि छोटा सा सीक्वेंस जो होता है उसको हम अरेंज कर सकते हैं, टैंडमली हम उसको अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज में हम उसे कर सकते हैं, जो कि क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग होता है। ठीक है, अलग क्रोमोसोम में, अलग अलग क्रोमोसोम में ये अलग अलग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं, जो नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं ना वो बहुत हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। जैसे कि साइज की अगर हम बात करें, एक VNTR के साइज की अगर हम बात करें तो ये 0.1 से 20 KB तक का ये हो सकता है। लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो VNTR के जो प्रोब होते हैं, जो ऑटो रेडियोग्राम होते हैं, वो इसमें बहुत सारे बैंड को, अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप के बैंड को ये देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे को जो बैंड होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है किसी भी इंडिविजुअल के DNA का, मतलब कि वो हर किसी का अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है, किसी के फर्स्ट क्रोमोसोम में डार्क दिख रहा है तो किसी के फोर्थ क्रोमोसोम में डार्क होगा, इसमें इसका हल्का हो जाएगा तो हो सकता है इसका डार्क हो, तो अलग अलग ये होता है इंडिविजुअल DNA का। ठीक है, और जो VNTR होता है 2% के मे बी, अब देखो द VNTR ऑफ 2% मे बी ऑफ सेम लेंथ एंड सीक्वेंस एट सर्टेन साइट बट वेरी एट अदर साइट। तो हो सकता है कि जैसे ना एक दो लोग हैं, इसका जो बैंड है वो जो यहाँ पे को अगर रेड कलर का है तो इसका भी ये रेड कलर का और डार्क हो सकता है, लेकिन फिर ठीक अगले ही सेगमेंट में ये अलग हो जाएगा, इसका यहाँ पे येलो आ रहा है तो उसका फिर से रेड आ सकता है। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं कि जो VNTR होते हैं 2% के सेम लेंथ के जरूर हो सकते हैं सीक्वेंस, लेकिन एंड सीक्वेंस में कुछ साइड्स में, लेकिन वेरी एट अदर साइड, दूसरी साइड में फिर वो बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि दो लड़के ही लड़के ट्विन है, दो लड़कियां ही लड़कियां ट्विन है, तो इनमें ये बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखाता है, बहुत ज्यादा सिमिलर दिखाई देता है। अदरवाइज बाकियों में सब में क्या होता है, ये सेम ही होता है। जो VNTR होता है वे बिलोंग करता है एक सैटेलाइट DNA की फैमिली से, जिसे कि मिनी सैटेलाइट कहा जाता है। VNTR क्या होते हैं, मिनी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, मिनी सैटेलाइट कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, तो ये जो सेंसिटिविटी होती है इस टेक्निक की, इसको इंक्रीज किया था PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, इसको इंक्रीज किया जाता है। तो आपकी बुक में ना एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, आप चाहें तो अपनी बुक खोलिए और देखिए।
ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये एक पेरेंटल क्रोमोसोम आपको दिखाया गया है और ये मैटरनल क्रोमोसोम दिखाया गया है, दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 की इसमें बात की गई है। अब ये बताए ये केस क्या है आपका, ये जितने भी अभी हम स्टेप्स पढ़ के आए हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। और देखिए आपको इसमें क्या किया गया है ना, इन्हीं क्रोमोसोम्स का या किसी किसी क्रोमोसोम का, जैसे क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7, 11 और 16 क्रोमोसोम का यूज किया गया है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे किसी का मर्डर हुआ है और क्राइम सीन से मिला हुआ है ये वाला डीएनए, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें शक है। देखो इसमें बात ये है ना कि इसमें हमें 2 लोगों पे शक है, ठीक है, मुझे ए और बी पे शक है कि इन दोनों में से ही, जो क्राइम ब्रांच वाले हैं उनको शक है कि इन दोनों हो ना हो, इन दोनों में से ही कोई एक क्या है, क्रिमिनल है जिसने कि मर्डर किया है, ठीक है। और सी वो कंडीशन है या वो चीज है जो जिसके हेयर फॉलिकल या कुछ बहुत सारी चीजें मिली थी और वहां से उसका डीएनए निकाला और उसका डीएनए ने कुछ इस तरीके के बैंड्स को शो किया है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा फिर इन दोनों ने मारा है, इन दोनों में से क्रिमिनल कौन है, मतलब कि बिल्कुल कंफर्म है कि है इन दोनों में से ही कोई एक, और जो डीएनए मिला है वो ये है, तो आसान हो गया, डीएनए मैच कराएंगे ना दोनों का, वही तो करेंगे, दोनों का ए और बी का डीएनए का मैच कराएंगे किसके साथ, जो कि हमें क्राइम सीन पे जो हमें मिला था, क्राइम सीन पे जिसका डीएनए हमें मिला है, हमें नहीं पता कि क्राइम सीन पे डीएनए किसका मिला है, क्यों, क्योंकि डीएनए तो एक हेयर फॉलिकल से भी टेस्ट हो जाता है ना, एक ब्लड से भी, उसका सलाइवा होगा उससे भी टेस्ट हो जाता है, तो हेयर फॉलिकल उसका मिला था, तो हेयर फॉलिकल मिला था तो उससे डीएनए की टेस्टिंग तो हो गई भाई, डीएनए के सारे वीएनटीआर हमारे पास प्रेजेंट है उस क्रिमिनल के, मतलब कंफर्म है कि क्रिमिनल यही है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन है, और ये भी कंफर्म है कि इन दोनों में से ही कोई एक है। तो अब क्या किया जाएगा, इन दोनों को पकड़ा, फॉरेंसिक टीम ने इन दोनों को पकड़ा, और इन दोनों को पकड़ने के बाद किया क्या कि चलिए भाई लाइए आपका डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं, अगर आपका डीएनए इसके डीएनए से मैच हो गया तो फिर तो आप गए, आप दोनों में से किसी एक का हुआ, और अगर नहीं हुआ तो ठीक है आप दोनों जाओगे, कोई और क्रिमिनल होगा, है ना। तो अब क्या किया गया, देखो यही सारे स्टेप्स को यूज किया गया, डीएनए आइसोलेशन करवाया गया, एम्प्लीफिकेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, साउथर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन एक बार इसके लिए किया गया, जहां पे जो क्राइम ब्रांच में देखो लिखा हुआ है ना, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन सी है, वो डीएनए है जो क्राइम सीन से मिला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो सी का जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उसमें वो डार्क और रेड कलर का बैंड शो कर रहा है, और देखो बी में नहीं शो कर रहा है, बी का 11 नंबर का क्रोमोसोम ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा है ना, यहाँ पे इसका वीएनटीआर ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन बी वाले का शो कर रहा है, सी वाले का जैसा है वैसा ही इसका शो कर रहा है, ओके ठीक हो गया। और फिर इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसी क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो इसके 9 के आसपास, 9 क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी डार्क और इसका बी वाले का ही ये शो हो रहा है, जबकि यहाँ वाला इसका अलग कलर का हमें शो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पोर्शन में जब देखा तो जो क्राइम ब्रांच से जो डीएनए मिला हुआ है हमें, क्राइम ब्रांच से जिसका डीएनए हमने फाइंड किया है उसका येलोइश बैंड, और इसका भी अब यहाँ पे को देखिए, यहाँ पे को ए का भी शो हो रहा है और बी का भी शो हो रहा है, दोनों का ही येलो येलो शो हो रहा है। हमने कहा था ना कि हो सकता है कि दो अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं उनका वीएनटीआर किसी किसी जगह सेम हो सकता है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, दोनों का ही शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा गया, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे इसका येलो है, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से इसका येलो, मतलब कि इसके बहुत सारे वीएनटीआर हैं जो कि जैसा इसमें है वैसा ही इसमें भी शो हो रहा है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पे यहाँ इसका कोई कुछ नहीं शो था, इसका भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका हल्का सा ब्लूइश है तो इसका भी ब्लूइश है। तो अब यहाँ से अब आप आइडिया लगा सकते हो क्रिमिनल कौन होगा, सोचो। देखो इसका वीएनटीआर ये क्या था, क्रिमिनल का डीएनए, और ये कौन थे जिन पे हमें शक था कि इन दोनों में से किसी एक ने मारा है। ये पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस किससे मैच हो रहा है, इससे, हालांकि इससे भी मैच हो रहा है, देखो ये और ये दो स्टेप इसके इससे मैच हो रहे हैं, लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि क्योंकि 99% हम सेम है तो कुछ ना कुछ तो सेम होगा ही, लेकिन पूरा का पूरा तो सेम नहीं हो सकता ना किसी का। तो इस जो बी वाला है इसका पूरा का पूरा डीएनए मैच कर रहा है, जो क्राइम सीन पे मिला हुआ था, जो क्राइम सीन पे डीएनए के जो सीक्वेंस हमें मिले हैं, जो डीएनए हमें मिला है उससे ये शो कर रहा है, इससे सिमिलरिटी शो कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, इट मीन्स ये कि जो बी वाला है वही क्रिमिनल है, ठीक है। तो एम्प्लीफाइड, रिपीट, सेपरेटेड
बाय साइज ऑन जेल गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल गया कि जो बी है वही उसका असली कातिल था, यानी कि उसने मर्डर किया था, जो कि छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिया, पकड़ लिया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। कितनी जल्दी पता चल जाता है कि हाँ क्रिमिनल ये है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि कौन। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो एप्लीकेशन है एक टूल्स के फॉर्म में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता ही करता है। पैटर्निटी डिस्प्यूट को भी सेटल कर देता है, और इवोल्यूशन के बारे में और जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन के बीच में डाइवर्सिटी कितनी है, कितना अलग अलग वो शो कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी हमें इसमें पता लगता है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कौन है, या जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस जगह से हमने स्टार्ट किया था। वहाँ से हम आगे बढ़े, हमने कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट भी जाने थे, और बहुत अच्छे से हमने जाने, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि माइस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और लास्ट में पता चला कि ना ही प्रोटीन ना ही एमआरएनए, जबकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही वो न्यूक्लिक एसिड है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारी चीजों को लेके जाता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर को लेके जाता है, जिसकी वजह से भले आप डिजीज की बात करो, भले आप फिनोटाइप की बात करो, जीनोटाइप की बात करो, वो सारी चीजें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं, ये हमें पता चला। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि चलिए अब पता चल गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो अब सिर्फ और सिर्फ डीएनए की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स करके रखे थे कि अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होने चाहिए, वो ये चीजें शो करना चाहिए। तो उसमें से एक कैरेक्टर ये था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो रेप्लिकेशन जरूर करेगा, अपनी कॉपी जरूर बनाएगा, क्योंकि कॉपी नहीं बनाएगा तो दूसरी जनरेशन में जाएगा कैसे, तो कॉपी वो बनाएगा। हमने कहा और देखा गया कि यस, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो कि 10 स्टेप प्रोसेस हमने पढ़ी थी। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है, फिर ऐसी चीजें आगे बढ़ते बढ़ते रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, वहां से खुलने लगते हैं उसके, और अलग अलग एंजाइम्स आते हैं जो हेल्प करते हैं, और एक कंप्लीटली एक नया डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था। 3 टाइप के होते हैं, उसमें से एक को फॉलो किया गया था। तो और फिर वहाँ पे हमने देखा कि कैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और कैसे कॉपी बनाने के बाद गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो ऑफस्प्रिंग को वो दे देता है। ठीक है, अब डीएनए इसके बाद रेप्लिकेशन पढ़ने के बाद हमने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात करी थी, जहाँ पे हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है, सेंट्रल डोग्मा हमने कहा था कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तो डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और उसी एमआरएनए से प्रोटीन का बनना होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पे डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए का फॉर्मेशन करने की उसको जरूरत क्या होती है, हमारी बॉडी में क्यों आरएनए की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि देखो बेटा प्रोटीन बनना जरूरी है, और प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। ये क्लास 8 या 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोटीन साइटोप्लाज्म के राइबोसोम में बनता है, और डीएनए प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, और प्रोटीन बना सकता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए। डीएनए की जो कोडिंग है वही प्रोटीन को बना सकती है। अब डीएनए न्यूक्लियस में है, डीएनए न्यूक्लियस से निकल के तो साइटोप्लाज्म में कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि डीएनए रह ही नहीं सकता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अब न्यूक्लियस से निकलना पड़ेगा उसे। न्यूक्लियस से निकलता है तो अब सारी की सारी सेल गड़बड़ा जाएगी, होगा कैसे, तो वो क्या करता है, जैसे हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते तो वहां पे हम मैसेज कन्वे कर देते हैं। तो ऐसे ही मैसेज कन्वे करने के लिए हमें कुछ चाहिए, या तो आपको इंटरनेट पैक चाहिए, या मैसेज पैक चाहिए, या आपको कोई चाहिए जो जाए और कह देना। तो ऐसे ही डीएनए भी करता है कि डीएनए क्या करता है ना, डीएनए एमआरएनए को बनाता है। वो कहता है कि चलो मैं एक चीज को बनाता हूं जो मेरे सारे मैसेजेस को साइटोप्लाज्म या राइबोसोम्स तक पहुंचाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही जाएगा, है ना। तो उसके बाद डीएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब एमआरएनए क्या करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि कोड के फॉर्म में,
कोड के फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है और राइबोसोम्स में जाता है। राइबोसोम्स में जाता है, वहां पे जितने भी कोड हैं वो एंटी कोडॉन के थ्रू एंटी कोड होते हैं या कोड एंटी कोड किए जाते हैं और धीरे 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 अमाइनो एसिड्स आते हैं, जुड़ते जाते हैं। टीआरएनए से आते हैं ना अमाइनो एसिड, टीआरएनए कैरी करके लेके आता है और वो जुड़ते रहते हैं, जुड़ते जुड़ते एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी होती है प्रोटीन की चेन, जो कि अल्टीमेट मतलब कि हमने बनाना ही यही था, डीएनए ने बनाना ही यही था, प्रोटीन को ही बनाना था। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया बेटा, ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन और एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो उसे हम ट्रांसलेशन कह देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने पढ़े वो यही थे। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जीन रेगुलेशन के अंदर, जिसमें कि जीन रेगुलेशन जो कि जहां पे कोई जीन रेगुलेट करती है सारी चीजों को, जिसमें हमने लैकोपेरॉन यानी कि लैक्टोज ओपेरॉन की बात करी थी। बहुत ही आईपोज या एक ट्रिक के थ्रू हमने इसको समझा था कि इतनी जीन होती हैं और ZYA हमारी स्ट्रक्चरल जीन होती है, एक ऑपरेटर होता है। तो हमने ये बहुत अच्छे से सीखा था बेटा। आपने एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। लैकोपेरॉन लैक्टोज के बेसिस पे कहा गया था, जहां पे हमने एस्चेरिचिया कोलाई का एग्जांपल लिया था। हमने कहा था कि एस्चेरिचिया कोलाई को ग्लूकोज बहुत पसंद है, लेकिन जब वो ग्लूकोज खाता है तो ओपेरॉन इनएक्टिव ही रह जाता है। लेकिन अगर ओपेरॉन एक्टिव चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन हो, अगर हम ये चाहते हैं, प्रोटीन बने ये चाहते हैं अगर बॉडी, तो बॉडी को लैक्टोज लेना ही होगा। तो जब ग्लूकोज सारा खत्म हो जाता है तो फिर वो दूसरा खाना जो प्रेफर करता है वो लैक्टोज को प्रेफर करता है, और लैक्टोज जैसे ही खाता है तो ओपेरॉन एक्टिव हो जाता है और सारी प्रोसेसेस होने लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में जाना था। किसने जेनेटिक कोड को दिया था? जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे। हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग ने मिलके, नीरेनबर्ग ने एक के बारे में बताया था, एक के बारे में, और उसके बाद हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग दोनों मिले। उन्होंने कितने एमिनो एसिड्स के लिए कितने कोडॉन कोड करते हैं ये सारे सीक्वेंस दे दिए गए थे, जहां पे हमें पता चला कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। एक यूनिवर्सलिटी इसकी होती है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई स्पेस नहीं, कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, जब भी इसको रीड किया जाएगा ये हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में, 3 के फॉर्म में ही रीड किया जाएगा। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, जहां पे कोई एक पॉपुलेशन में जब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाते हैं तो उसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। और इस पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पे को आप अलग अलग स्टेप्स यूज करते हो डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, और सबसे ज्यादा यूज इसका फॉरेंसिक में होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यूज होता है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ इसका यूज होता है कहाँ, जो पेरेंटिंग या जो पैटर्निटी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हेल्पफुल होता है जेनेटिक डाइवर्सिटीज और पॉपुलेशन के बीच में जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज होती है उसमें। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के आ चुके हो इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हो। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, वैसे अगर हम देखें तो हमारा इवोल्यूशन वाला होता, बट इवोल्यूशन चैप्टर आपका हटा दिया गया है, सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा 8th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, हम जानेंगे ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, ह्यूमन में होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, तो बहुत ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल इसमें हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें होता है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें इसको भी जानेंगे। ड्रग्स और जानेंगे, कैनाबोइनॉइड्स जानते हैं, ड्रग्स के बारे में यानी कि मेडिसिन के बारे में, और ड्रग्स के बारे में भी हम इसको जानेंगे, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये विड्रॉल मेथड्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके बारे में जानिए। ओके, तो हैव ए नाइस डे बेटा।